नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट इज पार्ट फर्स्ट। इन दिस lecture we'll complete some important topics like chemical reaction, chemical equation, properties of chemical reactions and type of chemical equations like balanced chemical equation and unbalanced chemical equation। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट फर्स्ट। तो ये देखते हैं इस लेक्चर में है इस चैप्टर के कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। देखते हैं इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोस वेरियस चेंजेस। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परेरी विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जिनमें कुछ होते हैं कि जो टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इसके बाद फिर से रिवर्स वही प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो ऐसे चेंजेस जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, राइट। नेक्स्ट है आपका in certain other changes the new substance form in which the reactants or the parent lose the identity to form new substance called product. These changes are permanent changes and we won't get the reactant back, they are called chemical change। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, यानी कुछ चेंजेस हमने बताया कि जो फिजिकल चेंज होते हैं जो फिर से रिवर्स हो जाते हैं या टेम्परेरी चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं। उन सभी चेंजेस में अगर आप बात करें तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट चेंजेस होते हैं, नॉन रिवर्सेबल होते हैं, यानी ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो हमारे आसपास आप तुलना कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। चेंज मतलब परिवर्तन होना, और परिवर्तन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब परिवर्तन होता है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को यदि डिटेल में जानने की कोशिश करें तो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था या 6th क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। फिर इसके बाद 7th क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज चैप्टर नंबर 7। और क्लास 9th में भी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। और यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंट क्या होता है, तो जब केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है और एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा से रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, परमानेंट चेंज होता है और ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इवन जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड्स का वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लाइक शेप, साइज, टेम्परेचर, स्टेट। ये सभी जो चेंजेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। अगर एक बार वो चेंजेस हो गए तो वापस फिर से कन्वर्ट होके पुरानी अवस्था में आ सकता है। नॉन परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है और यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ आपका साइज चेंज हो सकता है, यहाँ पर शेप चेंज हो सकता है, मूवमेंट चेंज हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं तो उन्हें फिजिकल चेंज और बाकी सारी चीज़ों को केमिकल चेंज कहते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सिर्फ इन्हीं बात को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से केमिकल चेंजेस है, कौन से फिजिकल चेंज है, किसमें परमानेंट चेंज होता है, किसमें टेम्परेरी चेंज होता है, कौन रिवर्सेबल है, कौन इरिवर्सेबल है। और अगर इतना हम समझ जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि विच वन इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंजेस जहां पर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो आइए देखते हैं आगे।
आगे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस के रूप में ट्रांसफर होना, चेंज हो जाना, क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर हम बात करें, कौन कौन से केमिकल एग्जांपल्स हैं, तो मैंने बताया था कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल हम ले लें, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगता है तो क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? क्या परमानेंट चेंजेस होता है क्या? तो बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे लोहे का, आयरन की बात करें, तो आयरन को अगर हम खुले में रख देते हैं तो आयरन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो आयरन ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस है, आयरन आपका अनदर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस हो रहा है। अब एक बार आयरन अगर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर से आयरन ऑक्साइड से आयरन को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये परमानेंट चेंज है, और परमानेंट चेंज मतलब केमिकल चेंज है, और अगर केमिकल चेंज है तो इसका मतलब क्या हो रही है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो दूसरा एग्जाम्पल है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही के रूप में जमना। तो दूध अगर एक बार दही के रूप में जम गया तो दही एक आपका नया सब्सटेंस बन गया। तो क्या दही को वापस से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर भी परमानेंट चेंज है, और चूंकि ये परमानेंट चेंज है इसीलिए इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, और चूंकि ये केमिकल चेंज है इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा अगर और अदर एग्जांपल्स की बात करें, तो आपका डाइजेशन ऑफ फूड। आप जो डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन का पचना। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद पेट में भोजन जाता है तो भोजन का पाचन होता है। तो पाचन में होता क्या है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, वहाँ पर फैट होता है, वहाँ पर विटामिन होती है, वहाँ पर प्रोटीन्स होती है, इसके अलावा भी कई सारे मिनरल्स होते हैं। तो उन सभी मिनरल्स को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और एक बार अगर उनको सेपरेट कर लिया गया, अलग कर लिया गया, तो पुनः उसको भोजन में या रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, और इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा बात करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन लेना, श्वसन करना। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब हवा बाहर निकालते हैं वापस से, तो हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन अंदर ली थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर कार्बन से रिएक्शन करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और एक परमानेंट चेंज हो रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और वो फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब परमानेंट चेंज है। तो जो परमानेंट चेंज होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और चूंकि यहाँ पर केमिकल चेंज है इसलिए इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हो गए? केमिकल रिएक्शंस के। इसके अलावा अगर केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से समझें, तो इन केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस, हमेशा एक नया सब्सटेंस, हमेशा एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो पूरी तरह से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग होती हैं। यानी जो सब्सटेंस आपके पास था उसकी प्रॉपर्टीज और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टीज दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है। सो इन केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। क्लियर? ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी मैग्नीशियम जो आपका मेटल होता है उसको जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम आपका मेटल है, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करती है, कंबाइन होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ओके। Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by
रबिंग विथ सैंड पेपर। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा ध्यान से इसको टिक कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम्स की बात हम करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है, क्या रीज़न है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको पहले हम सैंड पेपर से घिसते हैं, सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, व्हाट इज द रीजन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पर उसका रीजन ये होता है कि दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। यानी जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एक मेटल होता है और वो खुले में रखा रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ऑक्सीजन गैस से, वाटर मॉलिक्यूल से, या कई सारे एसिड्स या कई सारे बेसिक मटेरियल्स जो है अवेलेबल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद वहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देती है। अब वो लेयर क्या होता है, वो जलती नहीं है। आप उसको अगर साफ करेंगे तभी आपकी मैग्नीशियम बर्न होगी। तो उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, जिसको हम बराबर घिसते हैं और घिसने के बाद प्रॉपर वो क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद उसे हम बर्न करेंगे, तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन होती है। तो हमेशा ये रीजन आप याद रखें कि क्या रीजन है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाते हैं तो उसको पहले हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो दैट इज द रीजन टू रिमूव द मैग्नीशियम कार्बोनेट्स लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन। ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ये रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसके बीच में एक एरो का निशान होता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई आपको, एक रिएक्टेंट और दूसरा आपका प्रोडक्ट। दूसरी भाषा में अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट, यानी वो सब्सटेंस जो टेक पार्ट यानी पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट। दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद, इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो अपन ऊपर में रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन हमने इसीलिए लिख रखी है ताकि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने में आसानी हो। तो सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शन की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब कहने का ये है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें फर्स्ट होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का निकलना, यानी कहीं पर भी अगर गैस निकल रही है रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है। तो केमिकल रिएक्शन की ये भी प्रॉपर्टी हो गई इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकलती है। तो गैस कैसे निकलती है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक की रिएक्शन हम करवा रहे हैं विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैटेगराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी हम जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नीचे आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक मेटल होता है। H2SO4 जो कि एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन होती है। जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ZnSO4 आपका एक साल्ट फॉर्म होता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर अगर हम इस सिंबल की बात करें तो ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा सिंबल कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100% वो गैस है, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब उड़ रही है तो कौन उड़ती है, गैस उड़ती है। और वहीं पर अगर एक सिंबल अगर यहाँ पर भी किसी भी कंपाउंड के आगे बना हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़, इसी रिएक्शन में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में एक बीच में एरो होता है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस एग्जाम्पल से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना।
आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चेंजेस इन कलर। चेंजेस इन कलर का मतलब होता है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर कलर चेंज होता है। फिर भी एक आध एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूँ कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मतलब जो नींबू होता है, नींबू का रस होता है, उसमें सिट्रिक एसिड अवेलेबल होता है। अगर उसकी रिएक्शन हम पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट से करा दें, पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर में होता है, उससे अगर हम सिट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होता है कि जो पर्पल कलर होता है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर कलर चेंज होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। अगर उसमें नींबू यानी सिट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल देंगे तो उसका कलर लेस हो जाएगा, कलर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर कलर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब पल्पर से कलरलेस हो गया। तो कलरलेस हो गया मतलब कलर में चेंज हुआ। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन की अगली प्रॉपर्टी है, चेंजेस इन कलर। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगला एग्जांपल है आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब होता है SO2 गैस। अब SO2 गैस की रिएक्शन यदि हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवा दें, ठीक, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर होता है, लेकिन जैसे ही वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में। तो चूंकि यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, चेंजेस इन कलर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टीज है आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये कहता है चेंजेस इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना। तो स्टेट आपको ध्यान में आ ही गया होगा, स्टेट अपने पास जो मेनली स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यदि सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे चेंजेस इन स्टेट्स। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के कहाँ पर स्टेट चेंज होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, द कंबंशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, it categorized by the changes of state from solid to liquid and gas. Because the wax is solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide is produced by the combustion of wax is gas. There are some chemical reaction which can show more than one categorized. तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हमने जो एग्जांपल्स लिया है वो एग्जांपल्स हमने लिया है कैंडल का, वैक्स का। तो कैंडल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सभी को पता है। लेकिन जैसे ही हम कैंडल को जलाते हैं तो आप देखते हैं कैंडल किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है जो कि गैस होती है। यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, और साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब भी कैंडल को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो चूंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं बाय द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चेंजेस इन टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंजेस का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम is characterized by a change in temperature which is rise of temperature। यानी अगर हम बात करें राइज टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर्स की बात करें, तो जो आपका क्विक लाइम होता है यानी बिना बुझा हुआ चूना होता है, अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है स्लैग्ड लाइम, और जब स्लैग्ड लाइम बनता है तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होती है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये बहुत साधारण एग्जाम्पल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर आप इस समय घर में हैं तो आप आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को घर में कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चूना खरीद के लाना है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है, चाहे वो खाने वाला चूना हो या फिर दीवार में पोतने वाला चूना हो। उसको लाना है और पानी के साथ मिक्स करना है, और जैसे ही पानी के साथ मिक्स करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे वो बॉयल होने लगता है, उबलने होने लगता है, और बहुत सारी स्टीम जनरेट होती है। और यदि हम उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है? चेंजेस इन टेम्परेचर। दूसरी रिएक्शन अगर हम देख लें तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक
The chemical reaction between zinc granules, the dilute sulfuric acid is also characterized by the change of temperature which is rise in temperature. अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो जिंक जो होता है मेटल होता है, अगर उसकी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई केमिकल रिएक्शन की, चेंजेस इन टेम्परेचर। होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी जस्ट अगर प्रेसिपिटेट की बात करो तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी इस तरह का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब नॉर्मल तौर पे ये होता है कि अगर कोई भी सॉलिड है या कोई भी सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन में अगर कोई भी सब्सटेंस नीचे की तरफ बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन यदि हम बेरियम क्लोराइड की करवाते हैं तो यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है। देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन नीचे लिखा है BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन के रूप में है, पानी के साथ मिक्स एक सोल्यूशन है। साथ में H2SO4 भी एक्वस सोल्यूशन के रूप में है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और यह है आपका कोई भी साल्ट। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और साथ में HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया, साथ में आपका एक प्रेसिपिटेट बन गया BaSO4। तो चूंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का बनना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं यहाँ पर अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस, परमानेंट चेंजेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमने डिस्कस कर ली। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है, चेंजिंग ऑफ स्टेट है, फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट है ना, चेंजिंग ऑफ कलर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई केमिकल रिएक्शंस की। होप आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन अगर हमें समझ में आ गई है तो केमिकल इक्वेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल तौर पे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूले। यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर सिंबल्स और फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, wherein the reactant entire are given on the left hand side and product are entire in right hand side। तो जो reactants होते हैं वो हमने बताया था कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एरो के राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, सी और डी। तो चूंकि यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो एरो को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका ए रिएक्टेंट साइड ये है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो इन द इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट एंड द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और जो एरो होता है वो डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ जा रही है, रिएक्टेंट किस तरफ है, प्रोडक्ट किस तरफ है। यानी जो आपका एरो होता है, उस एरो का जो टेल साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो हेड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। और अगर कोई भी कंडीशन लिखा हुआ यहाँ पर, इफ एनी रिटन जनरली एबव ऑन द ए कंडीशन, इफ एनी द रिटन जनरली एबव ऑन द एयर, अगर कोई भी कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रही है रिएक्शन के लिए तो उसको हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन हो रही है, इसमें हीट अप्लाई हो रही है, तो हीट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। तो डेल्टा को हम जनरली कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव वाटर,
दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट के रूप में वाटर फॉर्म हो रहा है, तो उसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन लिखा हुआ है प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है, साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। अब हाइड्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला क्या होता है, H2। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। वाटर का क्या होता है, H2O। यानी ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन और नीचे वाले को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो इसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड एंड सेकंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर कन्वेंस द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल equation is a way to represent the chemical reaction in concise and informative ways। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी जहां पर सिंबल्स यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो अ केमिकल इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। टू टाइप्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of atom involved in reactant side is equal to the number of atom इन प्रोडक्ट साइड। मतलब कोई भी रिएक्शंस अगर लिखी हुई है, उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही यदि प्रोडक्ट साइड हैं, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जिंक है, एक एटम है। यहाँ पर जिंक के कितने एटम है, एक है। यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है, इक्वल है। वेरी गुड। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने, दो एटम है। प्रोडक्ट साइड कितने एटम है, दो एटम है। वेरी गुड, बराबर है। सल्फर का कितना एटम है रिएक्टेंट साइड, एक है। प्रोडक्ट साइड कितना है, एक है। वेरी गुड। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड कितने, चार एटम है, फोर एटम है। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, फोर एटम है। मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड बोथ प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। तो जब बराबर है तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक हाइड्रोजन सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्या होती है। तो अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वहाँ पर हमने दो लॉ ऑफ को पढ़ाए थे। एक आपका पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने 9th में पढ़ा था, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पर मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। यानी जितना रिएक्टेंट साइड था उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी नियम को फॉलो करने के लिए, टू ओबे दिस लॉ, इस लॉ को फॉलो करने के लिए, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए ही रिएक्टेंट साइड का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। क्योंकि अगर कम ज्यादा हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी नियम को फॉलो करने के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर? ओके। आइए अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल, ध्यान से ये शब्द सुनना, is not equal to the number of atom of each element present in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation। मतलब अगर reactant side number of atom
और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। बैलेंस्ड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं और अनबैलेंस में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अलग अलग होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखी है। रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? फेरियम। फेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है? 1 है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 3 एटम है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 4 है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन में डिफरेंट 3 एटम का है और फेरियम में भी डिफरेंट 3 एटम का है। यानी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल जो हमने लिया था Fe प्लस H2O Fe3O4, यानी फेरियम यानी आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? H2O के साथ, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इन एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू साइड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड only one iron atom in present while 3 iron atom are present on the right hand side, therefore it is the unbalanced chemical equation। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 आयरन का एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड 3 आयरन के एटम है, या यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स थे हमने सभी को डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।